नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए पाठ के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है नाटक लिखने का व्याकरण। बच्चों, आज हमारे पास मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। हम कई तरह से अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, जिसमें सिनेमा, टेलीविजन, इंटरनेट आदि हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब मनोरंजन के नाम पर लोगों के पास केवल नाटक और मेला वगैरह ही हुआ करता था। नाटक ने काफी अरसे तक बड़े ही निस्वार्थ भाव से लोगों का मन बहलाया। आज हम इस वीडियो में नाटक की रचना तथा इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम नाटक के प्रमुख तत्वों पर चर्चा करें। कथा वस्तु। कोई भी नाटक लिखने से पहले हमें कथा वस्तु की आवश्यकता होती है। बिना कथा वस्तु के नाटक की कल्पना नहीं की जा सकती है। कथा वस्तु अंग्रेजी में इसे प्लॉट की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ आधार या भूमि है। इसी के ऊपर संपूर्ण नाटक टिका होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि आप अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कोई नाटक लिखना चाहते हैं, तो आपको एक कथा वस्तु चुननी होगी। जैसे कुछ बच्चे पेड़ों को घेर कर खड़े हैं और एक व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लिया खड़ा है। प्रख्यात कथा। प्रख्यात कथा इतिहास पुराण से प्राप्त होती है। जब उत्पाद्य कथा कल्पना पर आश्रित होती है, मिश्र कथा कहलाती है। पहले लोग रामायण या महाभारत पर बने नाटकों को बड़ी तन्मयता से देखते थे। इसके अलावा शकुंतला आदि पात्रों पर भी नाटक लिखे जाते थे। हमारे कई ऐतिहासिक पात्रों जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक आदि पर भी नाटक लिखे जाते थे। प्रख्यात कथाओं में इतिहास और कथा दोनों का योग रहता है। इन कथा आधारों के बाद नाटक कथा को मुख्य तथा गौण अथवा प्रासंगिक भेदों में बांटा जाता है। पात्र। किसी भी नाटक में पात्रों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। पात्रों के बिना किसी नाटक की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। पात्र ही अपने संवादों द्वारा नाटक को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी नाटक के प्रारंभ में ही उसके पात्रों का परिचय दिया जाता है, ताकि उसके पाठक या दर्शक किसी तरह की उलझन में न पड़े। कई ऐसे भी नाटककार होते हैं जो अपने पात्रों को महान बना देते हैं। नाटक के कई सारे काल्पनिक पात्र आम लोगों के बीच इस प्रकार प्रसिद्ध हो जाते हैं कि लोग उसे असली किरदार मानने लगते हैं। पात्रों का सजीव और प्रभावशाली चरित्र ही नाटक की जान होती है। कथा वस्तु के अनुरूप नायक धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत या धीरोद्धत हो सकता है। नाटक में अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है। अतः नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र अथवा नायक कला का अधिकारी होता है तथा समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वह विनयी, सुंदर, शालीन, त्यागी, उच्च कुलीन होना चाहिए। किंतु आज नाटकों में किसान, मजदूर आदि कोई भी पात्र हो सकता है। पात्रों के संदर्भ में नाटककार को केवल उन्हीं पात्रों की सृष्टि करनी चाहिए जो घटनाओं को गतिशील बनाने में तथा नाटक के चरित्र पर प्रकाश डालने में सहायक होते हैं। उद्देश्य। संसार में कोई भी नाटक ऐसा नहीं है जो निरुद्देश्य लिखा गया हो। हर एक नाटक हमें कोई न कोई संदेश अवश्य देता है। कई नाटक विशुद्ध मनोरंजन के लिए लिखे जाते हैं। कुछ नाटक तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों पर लिखी जाती है। इस तरह के नाटक अपने व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को उजागर करते हैं। कुछ नाटक देश में व्याप्त अशिक्षा, गरीबी, अंधविश्वास आदि के ऊपर लिखे जाते हैं। भारतीय दृष्टिकोण सदा से ही आशावादी रहा है, इसलिए संस्कृत के प्रायः सभी नाटक सुखांत रहे हैं। पश्चिम नाटककारों ने या साहित्यकारों ने साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हुए उसके प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया है। उसके प्रभाव से हमारे यहाँ भी कई नाटक दुखांत में लिखे गए हैं। किंतु सत्य है कि उदास पात्रों के दुखांत अंत से मन खिन्न हो जाता है। अतः दुखांत नाटकों का प्रचार कम होना चाहिए। भाषा शैली। नाटक लिखते समय हमें भाषा शैली का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। नाटक साधारण लोगों से लेकर बौद्धिक वर्ग तक के लिए लिखा जाता है।
अतः उसकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, जिससे नाटक में प्रभाविकता का समावेश हो सके तथा साधारण दर्शक को क्लिष्ट भाषा के कारण बौद्धिक श्रम न करना पड़े, अन्यथा रस की अनुभूति में बाधा पहुंचेगी। अतः नाटक की भाषा सरल व स्पष्ट रूप में प्रवाहित होनी चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने किसी नाटक के प्रमुख तत्वों में कथा वस्तु, प्रख्यात कथा, पात्र, उद्देश्य तथा भाषा शैली के बारे में जाना। इस पाठ का शेष अंश हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं।